अब्दुल साहब, सॉरी मैं निकला। ये भी बच्चा है। ये सारा 294 पेज पे ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरी आवाज आ रही ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरी आवाज आ रही प्लीज। पेज नंबर पढ़ो 37 जरा निकालिएगा। अब ये सभी जितने आपके सामने पिछले दिनों में क्वेश्चंस हुए हैं, इसमें हर क्वेश्चन एक नए तरीके से, तो यहाँ तक रुक के अब इस तरह करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये जो क्वेश्चन नंबर 6 तक आया, दो दिन रखने आज का और कल का। आइडियल तो ये है कि हिम्मत करके जरा इन्हें री अटेम्प्ट किया जाए, मतलब कोशिश करें विदाउट आंसर, लेकिन स्टिल आप महसूस करेंगे कि गलती फिर भी हो रही है। तो पहला स्टेप मेरे ख्याल यहाँ तक ये रखते हैं कि जितने क्वेश्चन हो गए इनकी बेस पे एक वेडनेसडे थर्सडे तक एक टेस्ट रखना, लेकिन डेफिनेटली भी ये बात खत्म नहीं हो सकती। ये जैसे जैसे और चीजें भी थोड़ी सी ऐड हो जाएंगी, तो ये ब्रेक इवन क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन अभी आपकी बुक में ऐसे हैं जो लिंक्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन से, हैं वो ब्रेक इवन से रिलेटेड, तो उनको फिर इंशाल्लाह साथ साथ हम देखते रहेंगे। तो पहला स्टेप मेरे ख्याल यहाँ तक ये रखना है कि ये जो 6 सवाल हैं इनको आज और कल कोशिश करें। खास तौर पर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 4 है, मतलब ये 2 तो शायद छोटा सा ही है, मतलब ये 3-4 सवाल तो मिनिमम बड़े बड़े जो खास तौर पर इनको जरा कम से कम दोबारा री अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। मीनवाइल पेज नंबर 51 कर रहे हैं, इसी से मिलती जुलती डिस्कशन एक और भी है। बाकी ये कल ग्राफ मैंने शुरू किया तो मेरे ख्याल इस पर किसी दिन दोबारा टाइम निकालेंगे, एक ग्राफ रहता है, छोटी छोटी फजूलियात भी साथ साथ जी नहीं पता नहीं आएंगे भी या नहीं, तो इस पर उतना ही टाइम लगेगा जितनी जरूरत है। पेज नंबर निकाल रहे 37 से, सॉरी 51। अब आप लोगों की काइंडली एफर्ट ये है कि साथ साथ आपने रहना है। मैंने जिस तरह हम आगे चलते जा रहे हैं, पीछे वेरिएंस आ रहता है, कभी कुछ दिन बाद शायद प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाएगा। प्लीज कोशिश करनी है आपने, कोशिश मैं करूंगा कि ज्यादा ओवर बर्डन अपना हो, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चंस देना मजबूरी है। डेजी में पॉइंट ए होगा वो मैं निकालता हूँ, वो मुझे अंदाजा है। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो बाकी इशू नहीं, वो इंशाल्लाह हम किसी भी दिन करेंगे। आपने अपनी तरफ से कंप्लीट रखना है, और जो प्रॉब्लम आए उसे अगर लिख लें वहीं कहीं, जो प्रॉब्लम आए वहीं लिख लें, ताकि जब भी कोई बात हो तो आइडिया मुझे है कि कहाँ फंसे होंगे आप। हाँ मुझे आइडिया है। पेज नंबर 51 सर, क्या लिखा नजर आ रहा है? सर कुछ लिखा नजर आ रहा है सर? डिसीजन मेकिंग में सर, इस टॉपिक में हमने अपना बिजनेस समझ के कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे। पेन हाथ में रखना, एक छोटी सी डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। पहले हेडिंग लिखी हुई डिसीजन मेकिंग के फौरन बाद, प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजंस। स्टोरी ये है कि अगर आपका बिजनेस में आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर आप? तो क्या ये पॉसिबल है कि एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के बेचने में कोई लॉस हो रहा हो? कुछ प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। अब अगर कोई लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है तो क्या उसको बनाना छोड़ दें? कुछ ये डिसीजन है। देखिए इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं कि हम उसे प्रॉफिट में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे ये भी प्रॉफिट में आ जाए और हम और कमा सकें। लेकिन फॉर एग्जांपल एक स्टेज ऐसी आ गई है कि लग रहा है कि इसे हम प्रॉफिट में नहीं ला पाएंगे, तो अब यहाँ फिर हमने फैसला ये करना है कि क्या उस प्रोडक्ट को बनाना अबेंडन कर दें
अबेंडन मींस डिसकंटिन्यू कर दें। इस अगर ये अभी डिसीजन नहीं हो रहा कि पूरा बिजनेस बंद कर दें या नहीं, एक स्टेज ये भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस ही ओवरऑल लॉस में, हम जो बनाते हैं जो बेचते हैं अनफॉर्चुनेटली वो लॉस में ही जाता है। एक स्टेज ये भी हो सकती है कि पूरा बिजनेस बंद हो रहा है, लेकिन फिलहाल क्या डिसीजन हो रहा है, प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन। एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रोडक्ट्स प्रॉफिट में है, डिसाइड ये करना है कि क्या जो प्रोडक्ट लॉस में है आफ्टर मेकिंग ऑल रीजनेबल एफर्ट्स स्टिल अगर लॉस में है तो क्या उसे बनाना छोड़ दें, नहीं ये डिसीजन लेना है। तो एक सिनेरियो वन देखो, और वंस अगेन अभी ये सारी डिस्कशन मार्जिनल कॉस्टिंग एंगल से नजर आएगी आपको। उसकी वजह क्या है, जब भी आपको डिसीजन लेते हैं तो दो तरह की कॉस्ट हमें, एक वेरिएबल है एक फिक्स है। क्या वेरिएबल आपके डिसीजन से चेंज हो जाती है? अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाना चाहेंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम बनाना चाहेंगे कम हो जाएगी, नहीं बनाएंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट का जो सम है उसने सेम ही रहना। वंस अगेन अभी फिलहाल मार्जिनल कॉस्टिंग ही चल रही है। सेल रुपीज इन मिलियंस या थाउजेंड समझ में, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी, और एक टोटल हुआ 3 प्रोडक्ट्स बाय नेम ऑफ ए बी एंड सी। उनकी वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 200, 110 and 230 respectively. Contribution therefore है 200, 90 and 2 point, टोटल 5 है ना जी, बिल्कुल ठीक। बिजनेस की ओवरऑल फिक्स कॉस्ट 330 है, लेकिन जब उसे प्रोडक्ट्स में एलोकेट किया गया, ये सही कहा मैंने, बिजनेस की ओवरऑल कॉस्ट 330 है, उसे फिर प्रोडक्ट्स में जब एलोकेट किया गया तो पता ये चला कि प्रोडक्ट ए और सी जो है ये तो प्रॉफिट में है, लेकिन प्रोडक्ट बी जो है वो लॉस में जा रहा है। डिसाइड ये करना है, डेफिनेटली आई होप कि ये तो डिसीजन नहीं है कि ए और सी को बनाना बंद कर दें, क्या उन्हें बनाते रहे सर। डिसाइड अब ये होना चाहिए कि क्या बी बनाना स्टॉप कर दें, नहीं मतलब ये डिसीजन है, बी अबेंडन कर दें या नहीं, लॉस हो नजर आ रहा है। आप इस तरह करें, एक छोटी सी वर्किंग पहले मुझे करवा दें, आपके पास लिखी होगी। लेट्स अज्यूम हम बी बनाना स्टॉप कर दें, सेल बस किस किस की रह जाएगी, कितनी कितनी, 400 प्लस 450, कैलकुलेटर रख लें हाथ में, 850 बन जाए। बी बनाना छोड़ दें या डिसीजन लेने लगे हम, लेकिन वो डिसीजन लेने के सबसे पहले एक वर्किंग करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, क्या वेरिएबल कॉस्ट बी की खत्म हो जाएगी, वो क्यों, डिसकंटिन्यू कर देंगे तो वेरिएबल खर्चा ही वो होता है जो वेरी करता है। तो 200 रह जाएगा 200, और 230 रह जाएगा प्रोडक्ट ए और सी रिस्पेक्टिवली का 430 बन जाएगा। बिजनेस की कंट्रीब्यूशन देयरफॉर 420 सॉल्व कर लो, 850 माइनस 430, ठीक है। अब अगर बी बनाना छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट भी खत्म होगा। कॉस्ट से मेरे वर्ड सुनेंगे, सुनिएगा जरा। अगर बी बनाना छोड़ देंगे तो ओवरऑल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, हाँ वो एलोकेट फिर दो में होगा, या उसका सम सेम रहेगा। फैक्ट्री का रेंट है, तो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, आपको प्रोडक्ट स्टॉप कर रहे हैं, जब तक पूरी फैक्ट्री एसेट बंद नहीं करेंगे आपकी रेंट कॉस्ट नहीं कम होगी। अब 5 प्रोडक्ट्स बनाए अगर जगह है तो 3 बनाए, 1 बनाए, रेंट, इंश्योरेंस, इस तरह की जो चीजें क्या वो कांस्टेंट रहेंगी, तो टोटल 330 रहेगा, सही है। लेकिन वो 330 बस अब किस किस पे एलोकेट होगा, नेट आंसर 90, क्या है 90, पहले बिजनेस का प्रॉफिट क्या था, तो प्रोडक्ट बी बनाना स्टॉप कर दें, ये क्या हुआ क्या वैसे, कंट्रीब्यूशन पहले बिजनेस की क्या थी,
पहले बिजनेस की 510। रिवाइज सिचुएशन में बी को बनाना छोड़ा तो कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई है 420। क्या बी 90 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही थी? और अगर आपने बी बनाना छोड़ा तो प्रॉफिट 180 से 90 क्यों होगी? क्या बी का जो 90 कंट्रीब्यूशन की अमाउंट थी, बी की 90 कंट्रीब्यूशन की अमाउंट थी, वो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट को अब्सॉर्ब कर रही थी? तो क्या बी बनाना बंद कर दें? मेरा भी आंसर ना यस ना नो है, अपना बता दें। मेरे से पहले सिनेरियो बी सुने, एक सिनेरियो बी मारे, मैं सिनेरियो बी के बाद अपनी फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ सामने। अनदर सिनेरियो बी, अब ये लिंक नहीं है, सिनेरियोस डिफरेंट है। सेल नहीं, अब अनदर सिनेरियो बी व्हिच इज नॉट लिंक्ड विद ए, एक और सिचुएशन। वेरिएबल कॉस्ट 80, 130, 220, कंट्रीब्यूशंस 120 ए की, 120 बी की, फिगर्स ठीक है। सी की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट सी से अपने खर्चे ही कवर नहीं हो पा रहे, ऐसे। तो व्हाट इज द डिफरेंट थिंग इन दिस सिनेरियो एज कंपेयर्ड विद A1 सिनेरियो? वहां जो प्रोडक्ट बी थी वो लॉस में तो थी, नेट लॉस में तो थी, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही। अब उससे अपने खर्चे तो कवर हो नहीं रहे, और डेफिनेटली अगर फिक्स कॉस्ट भी कोई एलोकेट होगी तो उसने नेट लॉस में आना ही है। क्या इस केस में ए और बी बनाना छोड़ दूं? सर बनाना छोड़ दें सर, व्हाई नॉट? वो तो प्रॉफिट्स में प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। सी बनाना छोड़ दें? लेट्स टेक अ डिसीजन। अगर सी बनाना छोड़ेंगे इस केस में तो ए और बी की सेल रह जाएगी। कितनी सेल रह जाएगी सर? वेरिएबल कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 80 प्लस 130। किसकी फिगर इग्नोर हो रही है? वो क्यों? उसको अबेंडनिंग का डिसीजन हम लेना लगे। टोटल हो गया ये 210, डिफरेंस लेना है। प्लीज कैलकुलेट कर लें यार, प्लीज, ये बात है। जी सर, फिक्स कॉस्ट रह जाएगी 50 प्लस 65, ओवरऑल सेम रहेगा 165। आंसर बताएं। 75। व्हाट इज 75? नेट प्रॉफिट। अगर सी बना रहे थे तो प्रॉफिट टोटल क्या था? सी को बनाना छोड़ा है तो प्रॉफिट कितना हो गया है? ये क्या हो रहा है? एक और चीज देखें, सी को बनाते थे तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या थी? 220। सी को बनाना छोड़ा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 240 हो। क्या सी बनाना छोड़ दें? क्या सी बनाना छोड़ दें? ऊपर आए, क्या बी बनाना भी छोड़ दें? ये मसला क्या है? वहां भी लॉस है, बी भी लॉस में है, सी भी लॉस में है। मतलब इसका ये बना कि डिसीजन टू अबेंडन द प्रोडक्ट should not be on the basis of net profit. This decision should be on the basis of contribution. ए सिनेरियो देखें जरा, और मेरे वर्ड सुनने गौर से। सिनेरियो ए में प्रोडक्ट बी जो थी वो अपने खर्चे कवर करने के बावजूद 90 रुपीस की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही थी टू कवर द ओवरऑल फिक्स कॉस्ट। और उसको देयरफॉर बनाना छोड़ने से क्या होगा? कंट्रीब्यूशन 90 से कम हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट का टोटल वही रहेगा। हिम्मत वाले वही बातें पुरानी। तो प्रॉफिट फिर क्यों कम हो गया? जितनी कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का लॉस हमें हुआ बी बनाना अगर छोड़ेंगे इस केस में, उतने से फिर हमारा नेट प्रॉफिट भी
कम हो जाए। अजम्ड है सिनेरियो बी में। सिनेरियो बी में प्रोडक्ट सी इज कंट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। नेगेटिवली टुवर्ड मतलब उससे तो अपनी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो उसने फिक्स कॉस्ट को क्या कवर करना था। तो क्या प्रोडक्ट सी को बनाना छोड़ने से सिनेरियो बी में जितने रुपए उसकी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, समझ आ रहा है मेरे वर्ड्स, उतने से ही प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा, उतने से ही फिर कंट्रीब्यूशन बढ़ के हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट abandoning decisions should not be on the basis of net profit. This decision should be on the basis of contribution, and as long as the contribution is positive, we should not abandon the product. इसका हरगिज बहरहाल ये मतलब नहीं है, एक सेकंड सिनेरियो ए में वापस आए, इसका हरगिज बहरहाल ये मतलब नहीं होगा कि हम अपनी एफर्ट्स खत्म कर दें और प्रोडक्ट बी को ओवरऑल प्रॉफिट में लाने की ख्वाहिशात और कोशिशें छोड़ दें। इस बात का हरगिज मतलब नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करें और किसी तरह इसे प्रॉफिट में लाने की भरपूर कोशिश करें, अल्लाह करे हमारी मदद कर हम पहुंच जाएं प्रॉफिट पर। लेकिन अगर प्रॉफिट में वो ना भी जा सके तो जब तक वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, हमें उस वक्त तक प्रोडक्ट को अबैंडन नहीं करना चाहिए। हाँ, कोशिश किसकी जरूर करनी चाहिए कि वो प्रॉफिट में भी आए, लेकिन अगर वो ना भी आ सके तो एक प्रोडक्ट को कब तक बनाते रहें जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। हाँ, अगर उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है और हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर सकेंगे, तो फिर फाइनली एक डिसीजन ये हो जाना चाहिए कि शायद उसे अब बनाना छोड़ देना चाहिए। हजम की बात नहीं, अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रही है स्टिल सोच लें कि इज इट पॉसिबल। अब देखें ना, ये वंस अगेन ये जो आपके सामने वर्किंग्स हैं ये किस वक्त आई होंगी, पीरियड के एंड पे या स्टार्ट पे। अगर किसी पीरियड के एंड पे आई होंगी तो हम नेक्स्ट ईयर का डिसीजन ले रहे हैं। लेट्स से उनको एक साल गुजर गया होगा, तो अब उस साल का डिसीजन नहीं जो गुजर गया, नेक्स्ट ईयर के कोई डिसीजन ले रहे होंगे। डिसीजन हमेशा आप एडवांस में लेंगे कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। अगर तो लग रहा है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमको अपनी एफर्ट्स करके किसी तरह वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं या किसी तरह सेल प्राइस बढ़ा के कंट्रीब्यूशन का पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर तो ये है तो ठीक है। अदरवाइज फिर आपको मेंटली तौर पे रेडी होना चाहिए कि हमें ओवरऑल इसकी वजह से लॉस में जाना ही पड़ना। और अगर अब ये जाना ही पड़ना है तो फिर अब आप एक फैसला या तो ये कर सकते हैं कि इसे बंद कर दें, लेकिन कुछ इसके ना असल में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होते हैं, उस पर इंशाल्लाह फिर बाद में प्योरली इस वक्त अमाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ये समटाइम्स हो सकता है ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी सेल आपस में इंटरलिंक्ड है। हमारी प्रोडक्ट ए सिनेरियो बी में ए और बी शायद लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें सी बड़ी पसंद है और सी हमें महंगी बना के बेचनी पड़ रही है, तो हो सकता है हम सी को ही बंदा अबैंडन करने की पोजीशन बनाओ। लेकिन प्योरली ऑन फाइनेंशियल टर्म्स मींस अमाउंट्स की बेसिस पे अगर लग रहा है कि हम इसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ नहीं ला पाएंगे, तो देन शायद इस स्टेज पे अब आपको इसे अबैंडन करने के डिसीजन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट्स। दिस डिसीजन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। और अगर पॉजिटिव है तो बनाते रहें, हाँ नेगेटिव अगर हो गई है तो प्योरली इन फाइनेंशियल टर्म्स अब इसको अबैंडन करना चाहिए, अनलेस अदर फाइनेंशियल फैक्टर्स नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं, तो इंशाल्लाह बाद में से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ हजम नहीं, आप इस तरह करें, जरा कंक्लूजन तक आ जाए। पढ़ने बीच में भी सारी चीजें थी आपके पास, फाइनली एक कंक्लूजन लिखी होगी पेज के एंड पे, तो आज बल्कि पूरा पेज पढ़ लिया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ हजम है बात नहीं, इनके नीचे जो सिनेरियो ए और बी था ना, इनके नीचे भी दो लाइनें लिखी हुई हैं जहाँ प्रॉफिट्स निकले थे, तो दो लाइन इसके सिनेरियो बी के ऊपर और दो लाइन इसके नीचे, एक नजर देख लें आराम से। इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग है वो भी आप शायद तभी कर सकते हैं जब आपको अपने बिजनेस की जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स और वेरिएबल में पता हो।
ऐसे ही है सर। और अगर हमें नहीं पता तो फिर कौन सा मेथड जहन में रखना चाहिए? तो तरीका है जिसमें हम अपनी कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एज इट इज चीजें काइंडली के जहन में रखिएगा। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव अगर है तो डिसीजन शुड नॉट बी कि हम प्रोडक्ट अबैंडन कर दें अनलेस हमारे पास चॉइसेस खत्म हो जाए, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाए। डन? तो फाइनल मेरी फिर कंक्लूजन क्या बनेगी? सिनेरियो ए में वी शुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बी इवन देन इट इज इन नेट लॉस। लेकिन सिनेरियो बी में हमारा फैसला क्या है? वी शुड अबैंडन प्रोडक्ट सी because its abandoning will ultimately result into an increase of profit of 20. Its abandoning will result into, ये तो क्लियर कर रहे हैं। सिनेरियो ए में क्या करें? फाइनल आंसर प्रोडक्ट बी बनाते रहें इवन दो के वो नेट लॉस में, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव। और सिनेरियो बी में प्रोडक्ट सी को बनाना छोड़ दें क्योंकि वो अब कंट्रीब्यूशन में भी नेगेटिव होगी। तो we should abandon the product only if it shows negative contribution, otherwise continue producing it. Next page. Then फिर एक सर स्टोरी होती है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, जिसे स्केर्स रिसोर्स भी बोला जाता है। स्कार्स है, स्केर्स जैसे है ये सर। इसका मीनिंग समझने के लिए यह चीज आ गई बीच में। जी वो एक्सप्लेन करता हूँ, एक छोटा सा डाटा और बता देता हूँ। Once again, more than one product ABC, selling price per unit, variable cost per unit, contribution per unit पे नजर दौड़ाएंगे। क्या A, B और C को बनाते रहें? कितना? नेक्स्ट लाइन देखें, जितनी उनकी डिमांड, जितना उन्हें बना के बेचा जा सकता है, बना के बेचना चाहिए सर। तो फोर्थ लाइन, लेट्स अज्यूम एस्टिमेटेड डिमांड इज 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स एंड 9,000 यूनिट्स। तो यहां तक हमारा डिसीजन क्या है? बनाते रहें। कहां तक बनाते रहें? 10,000 तक बनाएं, 20,000 तक बनाएं, 9,000 तक पूरा बनाएं, बेचें। तो if there is no constraint on resources, then produce all products, ब्रैकेट में लिखें, up to demand। जितनी डिमांड है, जितना बना के बेचा जा सकता है, जरूर बनाएं, बेचें। why? they are contributing positive, नहीं, they are contributing positive। अब अजय वो कहते हैं if there is no constraint on resources, एक सेकंड के लिए वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चले जाए। कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आ रही हैं? आराम से एक सेकंड, एक मटेरियल पे रुके, एक सेकंड। मटेरियल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की सारी बिजनेस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब अगर इन प्रोडक्ट्स पे रॉ मटेरियल लगना है तो हमें 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल, 20,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल और 9,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। लेकिन फर्स्ट करें जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वो उतना अवेलेबल नहीं है जितना रिक्वायर्ड। लेट्स अज्यूम कैलकुलेटर पकड़ो, प्रोडक्ट एक यूनिट को बनाने में 3 kgs रिक्वायर्ड है, तो 10,000 इंटू 3, हिम्मत कह रहा है सर इस तरह की गेम आनी, फिर वही गेम आनी है। ये क्या है? 30,000 रॉ मटेरियल kgs रिक्वायर्ड। लेट्स अज्यूम प्लस बी के एक यूनिट को बनाने में 4 kgs रिक्वायर्ड है, तो 20,000 इंटू 4, नहीं प्लस करते ना जरा, एक और प्लस। लेट्स अज्यूम सी के यूनिट को बनाने में हमें 3 kgs रिक्वायर्ड, तो 9,000 इंटू 3। तो अगर हमने अप टू द डिमांड बनाना है तो आपके पास सॉरी कितना आंसर है? 1,37,000 kgs रिक्वायर्ड। लेकिन सपोज जिस तरह का रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है ये मार्केट में शॉर्ट सप्लाई पे, इसकी सप्लाई शॉर्ट हुई भी है और इसे इंपोर्ट करना भी पॉसिबल नहीं। और लेट्स अज्यूम कि आप नेक्स्ट ईयर में सिर्फ
1,20,000 kgs प्रिक्योर कर सकेंगे, परचेज कर सकेंगे। रिक्वायर्ड कितना अगर आपको डिमांड बनाना 137, सपोज अवेलेबल कितना हो जाएगा, तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है। हमारी तीनों प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, अप टू द डिमांड हमें बनाना चाहिए, बेचना चाहिए, लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाए तो फिर हमें मजबूरन उन प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। पहली 3 लाइनें देखें, जिनकी सेल प्राइस ज्यादा है या जिनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। सिर्फ सेल प्राइस ज्यादा ना, ये भी हो सकता है सेल प्राइस ज्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा है, तो फिर हमें किस प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, जिसकी कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है। असूलन हमें इस सिनेरियो में सारी प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए, लेकिन अगर कोई लिमिटेड रिसोर्स हो जाए तो फिर हमें मजबूरन उन प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, फिर ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके, और फिर मजबूरन हमें वो प्रोडक्ट्स छोड़नी पड़ेंगी जो इवन देन के पॉजिटिव कंट्रीब्यूट तो कर रही हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हम उस तरफ ना जा सकें, उनको बना ना पाए। एक और एग्जांपल सोचना जरा, मटेरियल सर आगे हैं, लेबर, आपको उसको स्किल्ड एम्प्लॉइज चाहिए, स्किल्ड लेबर आवर्स, अनस्किल्ड लेबर आवर्स, लेकिन जिस स्किल के आपको एम्प्लॉइज चाहिए उस स्किल के एम्प्लॉइज उतने अवेलेबल नहीं जितने हमें रिक्वायर्ड, तो ये स्किल्ड लेबर आवर्स भी क्या बन जाएंगे, लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। मशीन जहन बनाए, मशीनें, आपके पास जो मशीन्स अवेलेबल हैं वो जितने आवर्स काम कर सकती हैं, सपोज वो लिमिटेड है, मशीन टाइम आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, तो ये जो लिमिटेड वर्ड बोलना समझ आता है, महदूद है, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा, वर्ड सुने मेरे गौर से, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, तो कोई भी रिसोर्स जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, ऐसा रिसोर्स क्या बन जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर भी उसे बोला जाता है, ब्रैकेट देखें जरा, उसे स्केर्स रिसोर्स भी कहा जाता है, महदूद रिसोर्स कहा जाता है। अगर मैं इस तरह बोलूं कि अवेलेबिलिटी ज्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या फिर भी इशू है? अवेलेबिलिटी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है, फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कब एक फैक्टर लिमिटिंग बन जाएगा, बोले लफ्ज बोले, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो ऐसा फिर फैक्टर लिमिटिंग बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जरा, फिफ्थ लाइन, However, suppose, अब मतलब यहाँ तक हमने जो लाइनें पढ़ी हैं, एक छोटा सिनेरियो बना लें ताकि ये बात सही तरह समझ आ जाए। हमारी प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं पॉजिटिव, फोर्थ लाइन में उनकी डिमांड दी हुई है, नेक्स्ट लाइन में फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर कंस्ट्रेंट नहीं है तो सब प्रोडक्ट्स का अपना डिमांड बनाएं, लेकिन लेट्स अज्यूम however suppose only 100,000 machine hours are available या required, and the machine hours per unit are required as follows, ए कितने, ये 4 पर यूनिट के हैं। अच्छा, वंस अगेन ये गेम फिर वही शुरू होनी है, और अगर आपने फिर उसे सीरियस ना लिया, ये केजीज घंटे, तो बात ऐसी खराब हो जानी। ये है 4 मशीन आवर्स पर यूनिट। दूसरा प्लीज बोल रहे, और 3 मशीन आवर्स पर यूनिट। अब इससे आगे जो लिखा हुआ है वो ऐसे देखने की बजाय रजिस्टर करना। देखिए, अगर हम कर सकते होंगे ना वो तो हमने कर लिया होगा, नहीं कंट्रीब्यूशन तो हमने अब देख लिया। देखिए, जो आप कर सकते होंगे मेरा ख्याल पहले आपको कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर ये देखना चाहिए क्या करना। और अगर हमें एक डाटा फॉर एग्जांपल गिवन है तो ये शायद फिर हमारी हाईएस्ट फिगर है, अनलेस वो बताया कि नहीं इनमें हम फर्दर कर सकते हैं, तो पहले तो फिर हम इन्हें ठीक कर लेंगे। क्या करना, पहले हम ये देख लेंगे कि हम किसी एक प्रोडक्ट से मैक्सिमम जनरेट कर कितना सकते हैं, फिर लिमिटिंग फैक्टर को कंसिडर करके डिसाइड करेंगे आप किसको बनाएं। अब यहाँ काइंडली एक छोटी सी मुझे वर्किंग करवा दें, आप लिख के कीजिएगा, लिख के प्लीज, रिक्वायर्ड मशीन आवर्स। अच्छा, ये प्लीज इस वक्त जो बहस हो रही है ना, ये तो मुश्किल नहीं है, वो ठीक है, जो मुश्किलात थी जब हैं जब हुआ करेंगी हो जाएंगी, इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स है। सिंपल एक स्टोरी है, तो उसको अपने जहन में फाइनल कर देना, कैलकुलेटर यूज करें वेयर इज नेसेसरी। प्रोडक्ट नेम क्या, प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स बनाना चाहते हैं,
एक यूनिट कितना टाइम रिक्वायर करेगा? 4 मशीन आवर्स इज इक्वल टू 40,000 आवर्स। तो रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट ए को डिमांड तक बनाने के लिए 40,000। बी के 20,000 यूनिट इंटू 2.5, 50,000 machine hours required to produce product B up to the demand, and finally 9,000 into 3, 27,000 machine hours are required to produce product C up to the demand. 1,17,000 machine hours required हैं, available क्या है? 1 lakh machine hours. Is it a limiting factor? क्या हर फैक्टर लिमिटिंग होगा? Why it is a limiting factor? रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये लिखे हमारे पास। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर? ये मशीन आवर्स की स्टोरी, ये मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मटेरियल भी हो सकता है, और भी चीजें शायद आ जाएंगी। अगर ये लिमिटिंग फैक्टर ना होता तो हम ए बनाते, बी बनाते या सी बनाते? तीनों क्यों बनाते? क्योंकि तीनों की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। कहां तक बनाते? जब टू द डिमांड। नोट कर लिए? नोट कर लिए प्लीज। देन सर अगर ये लिमिटिंग फैक्टर है तो किसको बनाए पहले? अब लाख घंटे कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं? अब यहाँ पर हमें ना एक रैंकिंग करनी पड़ेगी। रैंकिंग, तो नेक्स्ट एक वर्ड है रैंकिंग, रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। अपना बिजनेस समझ के डिसीजन है, ये सही है हमारा डिसीजन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। किसको रैंक 1 करना चाहिए? ठीक है, वाई क्या देख के आपने कहा, किस फिगर को देख के आपने कहा? और 75 देखा और बाकी भी देखे आपने, तो रैंक 1 बन गया प्रोडक्ट ए, रैंकिंग 2 प्रोडक्ट सी, और देन अगर रिसोर्सेज बचे तभी। जी नहीं, ये भी हो सकता है सी ना बन सके, ये वर्किंग अभी और वर्किंग करनी पड़नी है हमें। पहला सबसे पहला रिसोर्स, अब रिसोर्सेज का डिसीजन लेना चाहिए ए पे, अगर बचा तो सी और अगर बचा तो बी। ठीक है, तो अभी अब यहां तक जब हो गया डिसीजन तो नेक्स्ट क्या करेंगे? नहीं एक मिनट, आराम से आराम से, ये चीज ने रिपीट होना, मतलब एक दफा आराम से, इन सेंस मेरे मतलब मैं बात पूरी कर लूंगा, बाकी तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल आवर्स। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल आवर्स, घंटे कहां लगाएं, ये फैसला होगा। कौन से अवेलेबल आवर्स, कितने अवेलेबल आवर्स, कितने? दैट इज 1 लाख आवर्स। एक सेकंड, रेडी करवाएं जरा। सबसे पहले किसको टाइम देना? ए को कितना टाइम दें? हाँ जी ठीक है, ए के यूनिट्स कितने बनाने हैं? पूरे बनाए, पूरे बनाए। क्या बन सकते हैं? एक यूनिट को टाइम कितना चाहिए? 4 आवर्स, तो 40,000 सबसे पहले इसको लगा। कंसंट्रेशन सुने, लिख लीजिएगा आराम से, सिंपल सी गेम बताइए।
40,000 घंटे लगाने का डिसीजन सबसे पहले लें कि हमने ए को लगाना है। अब अवेलेबल कितने हैं? नहीं, लाख थे, 40 कम हो गए, 40 से तो लगा देंगे ना। कितने रिमेनिंग बच गए? किसको दें? और बी को यार, अच्छा वाला तरतीब में आ रहा है, तरतीब बनी सर, रैंकिंग। सी के कितने यूनिट्स अब बनाने हैं? 9000। ना करें यार, कमाल है, सी जरा नेम ऑफ बी सर। नो सर, कितने यूनिट्स बनाने हैं सी के? और एक यूनिट को टाइम लगना कितना है? 3 घंटे। तो क्या 27,000 इसको लग जाएंगे? 27,000 इसको फिर लगाएं 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 लगाएं। अब यहां तक कितने लग गए? 40 प्लस 27, 67,000 माइनस करें 1 लाख। अब अपनी इनिशियल बी पीछे वर्किंग देखें जरा। बी को टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना है? 50,000 घंटे रिक्वायर्ड। अगर सारे बनाने हैं तो 50,000 रिक्वायर्ड, लेकिन 50,000 अब अवेलेबल रिमेनिंग बचे ही नहीं। अब बचे कितने हैं? ये वर्किंग बहुत ध्यान से देखिए। अब ये 33,000 तक मैं कैसे पहुंचा? मतलब बैलेंसिंग एक फिगर निकाली, 67,000 बन गए थे ए और सी के, 1 लाख टोटल थे। तो हमने एक रिमेनिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया जो बचा है फॉर प्रोडक्ट बी। अब इसकी एक रिवर्स वर्किंग पॉसिबल है। बी के एक यूनिट ने टाइम लेना कितना है? कैलकुलेटर उठाएं, रिवर्स आना है, रिवर्स जा रहा है। इधर से उधर जाना था तो आपने मल्टीप्लाई किया है, उधर से इधर आएंगे तो प्लस करेंगे। 33,000 साफ साफ आंसर हो जाए सर। 33,000 आवर्स में अगर हर यूनिट ऑफ बी ने 2.5 घंटे लेने हैं तो हम कितने यूनिट्स बना सकेंगे? कैसे वर्किंग की आप लोगों ने? 33,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 13,200 लिखें। जी काइंडली अगर लिख लेंगे तो बताना जी। ऑनेस्ट अगर हम पहले A और B पर घंटे लगा लेते बाद में उसी सर आप बताएं सर, क्या 463 छोड़ के पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 375 से 374 रुपीज कमा लें? ना करें सर, अब ये तो ना करें। ये डिसीजन कैसे हुआ है सर? ये डिसीजन कैसे हुआ है? कंट्रीब्यूशन कंपाउंड ना करें सर। ये रैंक 1 2 3 कैसे बना है सर? ना करिए यार, ना करिए यार, ना करिए। ए को नंबर 1 क्यों दिया हमने? उसकी कंट्रीब्यूशन है इसका ही यार, ना करिए यार। और बी को छोड़ के जंप क्यों सी पे लगाया? उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा, कंपैरेटिवली ज्यादा। किससे ज्यादा? तो पहले क्या बनाया? क्यों? हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, तो सी क्यों बनाए? उसकी फिर सेकंड हाईएस्ट है। फिर अगर रिसोर्सेज बचे तो बी भी बनाए। क्यों? कंट्रीब्यूशन उसकी भी है, लेकिन उसकी प्रेफरेंस थर्ड की होनी चाहिए, उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम। देन माय डियर, गेम ऑन। अभी अगर ये हो जाए, अगर ये हम इस तरह से आवर्स यूटिलाइज कर लें तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी कमा सकेंगे वर्किंग करवाएं? ये जो रैंकिंग की बेस पर हमने डिसाइड किया कि ए कितने यूनिट बनने हैं, बी कितने बनने हैं, सी कितने बनने हैं, इस रैंकिंग की बेस पर फिर हम टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी कमा सकेंगे। मेरी हेडिंग क्लियर? मैं क्या करने लगा हूं? एक सेकंड देखें जरा, एक सेकंड दोबारा देखो।
ए के कितने यूनिट्स हम बना लेंगे और एक यूनिट हमें कितने पे कंट्रीब्यूट कर देगा 475, तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 47.4 मिलियन। फिगर आ जाएंगे, एक मिनट है। बी के हम कितने यूनिट बना लेंगे? जाने दें यार, जाने दें यार, जाने दें यार। अच्छा मैंने यहाँ बी लिखा, मुझे तो पहले सी लिखना चाहिए था। अब सी लिखना कोई जरूरी नहीं है, मतलब वो ठीक है, रैंकिंग के मुताबिक हमने कर लिया है। अब हम बी लिख सकते हैं तरतीब में। अब तरतीब में लिखेंगे भी अगर तो उठाएंगे क्या 13,200 तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा ये कंपलसरी है तरतीब में लिखना, लेकिन मेरा ख्याल कोई इशू नहीं बनेगा, बन गया वैसे। पहले तो थर्ड नंबर पे था, अभी सेकंड नंबर पे। बताएं कितने यूनिट्स बनाएंगे 13,200। तो रैंकिंग के बाद अब आप देख ही रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कितनी जनरेट होगी। जी सर 374 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4936 800। ऑनलाइन स्टूडेंट डन है सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? पर क्लियर है जी साहब? ठीक है जी सर। सी के ये कहाँ देख के मैंने वर्किंग की किसे पता? ये मैंने अपनी वो रैंकिंग के मुताबिक जब यूटिलाइजेशन ऑफ आवर्स था वहां से देख रहा हूँ, वो 10 13,200 9,000 क्या यही बन सकेंगे अब इनटू 463 इज इक्वल टू 4167,000। यहां तक लिख लें टोटल। ये अब्दुल्ला रहमत साहब बात आपकी ठीक है, लेकिन आप मिस कर रहे हैं चीजें। अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और डेफिनेटली जो डाटा दिया है उसके मुताबिक हम ये मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकते होंगे। और अगर वो बता दे कि हम इससे बढ़ा सकते हैं तो पहले हम बढ़ा देंगे ना। पहले हम एक फाइनल ये तो निकाल लेंगे ना कि कंट्रीब्यूशन है कितनी। लिमिटिंग फैक्टर अगर आ गया तो पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि कितने पे मैक्सिमम बेचा जा सकता है, कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट की जा सकती है, फिर डिसीजन लेंगे कि आप कौन सा बना। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला? 13853 ठीक है सर। अच्छा मैं इस डिसीजन में कोई फिक्स कॉस्ट का जिक्र नहीं कर रहा, मैं कंट्रीब्यूशन लगाऊं नहीं। इसकी वजह उसका जो सम है उसने वही रहना है। हम ए ज्यादा बनाएं बी कम बनाएं बी ना बना सकें, क्या उस डिसीजन से फिक्स कॉस्ट का सम सेम रहेगा? तो हमारी ख्वाहिश क्या होगी कि हम कंट्रीब्यूशन किस तरह हाईएस्ट कर लें, कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाए। उससे क्या होगा? नहीं प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट वही रहनी है जो रहनी है, सम ऑफ फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। तो किसी तरह अगर हम कंट्रीब्यूशन बढ़ा लें तो इंशाल्लाह प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। नहीं समझ आ रहा? क्योंकि अभी आपने पिछले पेज पे देखा वो सही नहीं है, पिछला पेज देखा। प्रॉफिट की बेस पे अगर हम डिसीजन लेने तो हमने तो प्रोडक्ट भी बंद कर देनी थी, और उस प्रोडक्ट बी को बंद करके हमें 90 का नुकसान हो जाना। फिर पता क्या चला नीचे सेकंड सिनेरियो कि अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाए फिर आपको रोक देना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं रोकेंगे तब नुकसान होगा। तो यहाँ से फाइनली क्या पता चला कि डिसीजन प्रोडक्ट अबेंडनिंग का तभी लें अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है। प्रॉफिट अगर नेगेटिव है लेकिन कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट बनाते रहे, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन अवेलेबल हो जाएगी एक्स्ट्रा, जिससे अल्टीमेटली इंशाल्लाह प्रॉफिट। डन है सर? देखिए सर अब ये जो हमने वर्किंग की है, कंसंट्रेशन सुनिएगा मेरी बात। इस वर्किंग में हमने ये तो देखा है
कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है। देखा हमने, देखा सर, क्या देखा हमने, 475, 374 एंड 463 और अकॉर्डिंगली रैंकिंग की है। लेकिन शायद एक और चीज भी कंसिडर करनी चाहिए थी, वो मैंने इसलिए पहले कंसिडर नहीं की और आपके सामने बोली नहीं है, ताकि हम जरा कंपैरिजन करने की पोजीशन में भी आ जाए। मेरे वर्ड्स अगले सुना जरा, 475 ढूंढने कहीं। 475 is contribution of product A, contribution per unit of product A in 4 hours. मशीन के 4 घंटे लगाएंगे तो प्रोडक्ट एक एक यूनिट बनेगा, ऐसे ही सर। और फिर वो यूनिट यकीनन 475 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा। प्रोडक्ट बी का यूनिट कितने रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहा है, 374, लेकिन इन हाउ मेनी आवर्स। प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को अगर 2.5 घंटे दिए जाए, 2.5 आवर्स दिए जाए, तो उसने बन जाना, ऐसे ही। और उसने फिर कितना बचा देना है, 374, कितने घंटे लगा के, 2.5 घंटे लगा के 374 बच जाना। और 463 जो रुपीस हैं पर यूनिट कमाने के लिए हमें एक यूनिट को 3 घंटे देने पड़ने हैं। ये मेरे वर्ड समझ आए प्लीज, मैंने क्या बोला। 475, 374, 463 क्या है, पर यूनिट है, पर यूनिट है। लेकिन दिस पर यूनिट is respectively in 4 hours, 2.5 hours and 3 hours respectively. तो शायद हमें ये देखना चाहिए था कि कहां मशीन का 1 घंटा देना ज्यादा बेनिफिशियल। What does it means? नहीं, what does it mean? What does it mean? नहीं, मैंने बताना है। ये सवाल मैंने अपने के ज़हन में उठाया है, तो ये सवाल का जवाब मैं ही अभी देता हूँ। आप इस तरह अपना डाटा देख के मुझे this is contribution of 1 unit of A, B and C respectively. पहले ये क्लियर करना है, 1 unit पर 1 unit, एक यूनिट इतने इतने इतने। नेक्स्ट, मशीन आवर्स पर यूनिट ढूंढना, 4.5 and these are hours per unit. अब मैं नेक्स्ट एक वर्ड यूज करने लगा हूं, वो सारा हम समझिएगा, जरा हिम्मत करो। क्या मैं कह सकता हूँ 475 रुपए अगर कमाने हैं तो 4 घंटे लगाने हैं, 4 घंटों में 4 घंटे लगाएंगे तो 475 रुपीज की कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। पहले ये हजम कर। मशीन प्रोडक्ट बी का बोला 2.5 आवर्स लगाएंगे तो इंशाल्लाह 374 रुपीज कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी। और लास्ट वन, तो क्या मैं यहां से कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, पर मशीन आवर कैसे कैलकुलेट करूंगा भैया, बस बता दें। 475 मल्टीप्लाइड बाय 4, एक मिनट कीजिएगा डिवाइड पर। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, पूरा बोलेंगे तो मैंने मानना, मैंने मान लिया। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ए पर मशीन आवर, आंसर बताइए। 118.75। हजम नहीं आता, एक टेबल बनाइए ना, फाइबर करके जरा। जी ज़ोहैब बेटा, बात आपने ठीक की है, होपफुली जो आपने कहा है वही मैं कहने लगा हूँ। एग्रीड है? जी हमजा, मेरे ख्याल आप भी इसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ अब मैं आया।
जी हमजा, आपने भी मेरे ख्याल वही बात की है, आपके क्वेश्चन से लग रहा है जो मैंने अब की। जी हमजा सत्तार, नहीं मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी जिन हजरात के 2-3 लोगों के कमेंट्स थे मेरे ख्याल में, मेरा ख्याल आप उसी तरफ लेके जाना चाह रहे थे जिस तरफ मैं अभी गया हूँ। कोई कंफ्यूजन रहेगी हो किसी की? बाकी का रिस्पेक्टिवली सॉल्व करना। ये सबको क्लियरिटी, डिवाइडेड बाय क्या किया है मैंने? नहीं, मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा भी है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, पर वन मशीन आवर, ये ठीक है? कंट्रीब्यूशन पर वन मशीन आवर, आंसर बताइए। 154.33। क्या मीनिंग है स्टोरी का? हमने शायद ये कैलकुलेट किया है, जो लिमिटिंग फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर, उस लिमिटिंग फैक्टर का 1 घंटा सबसे बेनिफिशियल कहां है? देखिए ओवरऑल अगर देखें तो प्रोडक्ट ए सबसे बेनिफिशियल है, लेकिन उसे टाइम भी ज्यादा चाहिए, उसे टाइम भी 4 घंटे चाहिए। बी लग रहा था सबसे कम बेनिफिशियल। ओवरऑल अगर फिगर्स को देखें तो 374 लग ऐसे ही रहा था, लेकिन उसे टाइम भी कंपैरेटिवली कम चाहिए था, ठीक है? और सिमिलरली सी, तो शायद जब हम पहले कंपैरिजन कर रहे थे 475, 374, 463, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो देख रहे थे, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे थे, उसका रिलेशनशिप लिमिटिंग फैक्टर के साथ कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है? तो रैंकिंग होनी चाहिए बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर मशीन। बहरहाल ऐसे क्यों होनी चाहिए, अभी आपके सामने फिगर्स आएंगी। अगर यकीनन इससे कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगी, वही लाख घंटे यूटिलाइज करके, अगर इसमें अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगी तभी ये ठीक है, वरना फिर हमें वापस देखना पड़ेगा। तो वो मेरे जरा कंक्लूड करने के लिए थोड़ी सी फिगर्स और चाहिए। अब यहां से एक रैंकिंग करें, दोबारा नहीं, वो जो पहले की थी वो हमने समझने के लिए की थी। अब बेस्ड ऑन दिस क्या रैंकिंग चेंज हो रही है? अब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसको टाइम देना है? 1 सी को, देन 2 एंड 3। अच्छी मेरी तरतीब सीधी थी, अब भी सीधी ही है। तो क्या या इधर आया करेगी या इधर आया करेगी, ये कोई स्टोरी नहीं है। 1 मैंने कहा रखा है सर, यहाँ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है, और इस वक्त लिमिटिंग फैक्टर मशीन आ रहा है। रैंकिंग ठीक है मेरी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रैंकिंग? मशीन और की बेस नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रैंकिंग? सबसे पहले आप किसको टाइम दें? सी को, देन किसको दें? डी को, देन किसको दें? दोबारा हेडिंग लिखें, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मशीन्स। जी वो तो डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली घंटे हैं, केजी हैं, रिलैक्स, ये ना कीजिए। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मशीन आवर्स, दैट इज 1 लाख। क्या हम दोनों तरफ वर्किंग किया करेंगे? हरगिज ऐसी बात नहीं है, ये पहली दफा हमने वर्किंग की है, इसलिए हम समझने के लिए जरा 2 वर्किंग सामने रखते हैं। क्या है वही घर बन रहे कार्स, लेकिन अगर वो इस रैंकिंग में इस्तेमाल किए जाए बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, तो देखना ये चाहते हैं कि क्या कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जनरेट हो सकती है। जी रेडी? एक दफा दोबारा वर्किंग के बारे में बताएं, सबसे पहले किसको टाइम दें? सी के कितने यूनिट बना लें, ढूंढे 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 पिछला सफा कितने बनाए अप टू द डिमांड, कितना टाइम लगाएं, हर यूनिट को कितना टाइम देना पड़ना है। तो 27,000 घंटे सबसे पहले सी को क्यों दें?
वहां का 1 घंटा सबसे बेनिफिशियल। क्या कुछ बचता है? आप कैलकुलेटर हाथ में रखना, 1 मिनट देख लिया करें यार, एकदम अंधाधुंध लिख रहे हैं, अंधाधुंध। कितने घंटे थे लाख, कितने इस्तेमाल हो गए, रिमेनिंग कितने बचे? और बेटा प्लीज 73 बचे। कैलकुलेटर अलाउड है, मैं जुबानी गलत करूंगा ना करें, कैलकुलेटर पे सही करें। देन माय डियर किसको टाइम दें? बी को टाइम दें। कितना टाइम दें? अवेलेबल कितना, रिमेनिंग कितना, सॉरी 73। क्या दिया जा सकता है? अच्छा ये कुछ जरूरी नहीं है कि दूसरी प्रोडक्ट बन जाए और आखिरी नहीं बननी, हो सकता पहली ना पूरी बन सके, तो ये नहीं, साथ साथ क्या ध्यान में रखना पड़ना है? अवेलेबल कितने थे, कितने यूटिलाइज हो गए, कितना रह गया रिमेनिंग। तो व्हाट इज प्लीज रिमेनिंग? 73,000 आवर्स। लेकिन रिक्वायर्ड कितने अब हमें बी के लिए? 20,000 घंटे, सॉरी 20,000 यूनिट्स। एक यूनिट ने कितना टाइम ले जाना है? 2.5 घंटे। तो 50,000 आवर्स किसको फिर लगाएं? कितने अवेलेबल रह जाएंगे? क्या ए के लिए कुछ बच जाएंगे? कितने बचेंगे? कैसे निकाला आप लोगों ने ये? 77,000 तो यहाँ तक यूज हो गए। तो 1 लाख में से 77 रिमेनिंग आवर्स अवेलेबल आर 23,000। तो 23,000 आवर्स ए के लिए रिक्वायर्ड है। एक यूनिट को कितना टाइम लगना है? 4। कितने बन सकेंगे? कैसे वर्किंग करें? रिवर्स वर्किंग कैसे करें? 23,000 आवर्स डिवाइड बाय 4 आवर्स पर यूनिट टू गेट द, इन घंटों में 23,000 घंटों में फिर सिर्फ 5750 यूनिट्स ही बन सकेंगे। लिखो। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? लेकिन बहरहाल अभी मेरी बात थोड़ी सी लास्ट तक रहता है, यहाँ तक मतलब जो वर्किंग हुई है नोट कर लें तो कंफ्यूज करें। तो ये 9,000 20,000 कहाँ से आ रहा है? पेज नंबर 52 डिमांड से, पेज नंबर 52 के स्टार्ट से जहां डाटा था। जहां नजर जाए कोई ना कोई मोबाइल ऑन। जी सर, इस स्टोरी में अगर ये यूनिट्स बने तो फिर टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी जनरेट हो सकती है? जी सर, ए ए ए ए ए सी ए के कितने? ए 5750 मल्टीप्लाइड बाय 470। एक मिनट फिगर आप लिख लीजिएगा, जस्ट एक मिनट। फिगर्स बी 20,000 बन जाएंगे सर, इंटू 374। सी बन जाएंगे कितने? इंटू, फिगर्स लिखें, मुझे टोटल्स बताइए। एक मिनट, 14। जी मिस्टर मुजम्मिल। जी मिस्टर शाम। और बाकी जिनके मैं नाम नहीं बोल सका, अपने आपको या मुजम्मिल या शहाब समझना। पार्टिसिपेट किया करें सर। ओके का मतलब शहाब, कमाल, मैं फिगर पूछ रहा हूँ तो ओके कर। वो तो मुझे भी पता, जहां तक मैंने लिखा आपने पूरा लिख लिया है।
14378250। नहीं वो इंडिविजुअल तो ठीक है, चलो मैं भी इंडिविजुअल लिख लेता हूँ। 416700 748000। जी अच्छा उलट लिख लीजिए, अच्छा सॉरी 2731 250 एंड 4167 000। जी सर जी, थोड़ी देर पहले भी एक टोटल कंट्रीब्यूशन आई है, अब फिर कंट्रीब्यूशन आई है। क्या डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे या कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर की बेस पे होना चाहिए? मींस से हमें यकीनन कंट्रीब्यूशन देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं, उस कंट्रीब्यूशन को फिर लिमिटिंग फैक्टर के साथ देखना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट विच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, उसे कंसिडर करना चाहिए। जो मैंने बात की है पेज नंबर 53 पे अंदर, मतलब इन छोटे छोटे सिनेरियोज का मीनिंग बस फिर ये है कि हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ सकें ताकि और क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। पेज नंबर 53 के स्टार्ट में कहीं कैलकुलेट नजर आएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी। It means if there is a limiting factor, then we should make decision on the basis of contribution per limiting factor rather than only contribution per unit। अब ये contribution per limiting factor के हमारे इस केस में कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, अगर लेबर आवर शॉर्ट होते हैं, बोल पूरा बोलो, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, अगर केजी शॉर्ट हो जाए, एक जनरल सेंटेंस लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइनल करना जरा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिसीजन किसकी बेस पे नहीं, किसकी बेस पे होना चाहिए? बात कुछ क्लियर है सर? अब यहां तक जो हमने पढ़ा है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी आपकी कोई? अब यहां तक जो आज हमने पढ़ा है इसकी बेस पे जरा एक शॉर्ट सी समरी है। फर्स्ट पेज जरा देखें, डिस्कशन का फर्स्ट पेज है। हमें एक प्रोडक्ट को बनाते रहना चाहिए अगर उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव, जितनी हम बना सकते हैं हमने बनाते रहना चाहिए अगर उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव। नेक्स्ट पेज। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है और लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो फिर हमें उस प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट है। और अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो जितनी प्रोडक्ट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उसको बनाते रहें, और अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो देन फिर उस प्रोडक्ट पे फोकस करें विच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है जी, क्लियर? आए छोटी सी एक स्टोरी पढ़ना है और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन जरा आपके सामने दोबारा आ जाएगी। लिमिटिंग फैक्टर हेडिंग पेज नंबर 53 पे ही। इट इज अ रिसोर्स, जो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, मशीन टाइम भी हो सकता है, कैश रिसोर्सेज भी शॉर्ट हो सकता है, which is in short supply. It is a resource which is in short supply, so that the total opportunities that exist for make profitable use of resources exceed availability. जब प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है। बहरहाल इस डेफिनेशन को ऐसा चट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये समझ आती है वैसे क्या लिखा? क्या ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज टू अर्न प्रॉफिट ज्यादा है या रिसोर्सेज अवेलेबल ज्यादा है? अपॉर्चुनिटीज टू अर्न प्रॉफिट एक्सीड, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है लेकिन हम रिसोर्सेज की कमी की वजह से उन सब अपॉर्चुनिटीज को नहीं अवेल कर पा रहे। If there is a constraint on any resource, then the business should focus on the product that has the highest amount of contribution पर लिमिटिंग फैक्टर। कुछ थोड़े से स्टेप्स अगर ज़हन में रखे जा सकें तो क्वेश्चन में जरा आसानी रहती है।
आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, ये जिस तरह मैंने सबसे पहले एक वर्किंग की है, अगर आप अपने रजिस्टर में देखें सबसे पहला मैंने क्या हेडिंग बनाई, हाँ जी रिक्वायर्ड मशीन। सबसे पहले मैंने चेक किया कि 1 लाख घंटे अवेलेबल हैं, हमें पता भी तो चले कि रिक्वायरमेंट 1 लाख घंटे से ज्यादा भी है या नहीं। तो मैंने नीचे की वर्किंग की 1,17,000 आंसर आया। आया सर? तो इस वक्त हमने ये देखा कि अगर हम मैक्सिमम बनाना चाहें, उनके कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है, और पता भी ये चला कि अवेलेबल कम है, रिक्वायर्ड ज्यादा है, देयरफॉर आइडेंटिफाई हो गया कि मशीन आर इज अ लिमिटिंग फैक्टर। इसमें इस वक्त क्या किया करेंगे टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, अवेलेबिलिटी को रिक्वायर्ड से कंपेयर किया करेंगे, और अगर रिक्वायर्ड ज्यादा है तो लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आपने वर्किंग की और रिक्वायर्ड कम आ गए तो फिर वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, और देयरफॉर फिर हमें किसी रैंकिंग की जरूरत नहीं है, हम रिलैक्स हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाए तो नंबर 2, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पिछला पेज देखें, अब ये 475, 374, 463 कैलकुलेट हुआ था, और अगर ये कैलकुलेट ना हुआ हो तो हम कर लेंगे। कैसे? फॉर्मूला क्या? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर क्या करेंगे? लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। जो वंस अगेन पिछला पेज देखें, पेज नंबर 52, 4 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, ठीक है, ये ढूंढा करेंगे कि एक यूनिट पे ये लिमिटिंग फैक्टर लगना कितना कितना है, 4 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, ठीक है सर? ठीक है सर। देन 4 स्टेप, फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट किया करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से डिवाइड कर दिया करेंगे। अपना अभी वाला टेबल देखें जो भी बनाया थोड़ी देर देखें सर, ये और से देखें। 474 डिवाइड बाय 4, तो 1,18,000, सॉरी 118 रुपए की समथिंग बात हुई है। तो ये कैसे आया? बोल दे वर्ड्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर तक पहुंचे, सॉरी पर यूनिट, ठीक है, मशीन आवर्स पर यूनिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय मशीन आवर्स पर यूनिट टू गेट द कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। डन। फिर क्या करेंगे? रैंकिंग करेंगे, और किस प्रोडक्ट को नंबर 1 कर देंगे? which has the highest contribution per limiting factor and so on से मुराद, फिर जिसकी सेकंड हाईएस्ट होगी, थर्ड हाईएस्ट होगी, एंड एक्सेट्रा। फिर क्या करेंगे? ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, एक वर्ड आएगा बार बार, ये हमने अभी जहाँ रैंकिंग हो गई थी, रैंकिंग के फौरन बाद 1 लाख घंटों की यूटिलाइजेशन बनाई है, सी बी और एक लिख के, रैंकिंग के मुताबिक जो आज यूटिलाइज करना है उसे फिर कहते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्शन प्लान जिसमें आपकी हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी हो। समझ रहे? ऑप्टिमम, ऑप्टिमल, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान क्या मतलब होगा वैसे? ऑप्टिमम, हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान मींस अ प्रोडक्शन प्लान, लिखना जरा कर, कंफ्यूज ना कर दीजिए, अ प्रोडक्शन प्लान व्हिच हैज हाईएस्ट प्रॉफिट। जी, which is the highest profit, a production plan which has highest profit, उसको क्या बोला जाता है? ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनता कब है? मतलब कब बनता है? जब दिल करे, जब रैंकिंग हो चुकी हो बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। जब रैंक कर लेंगे हम 3 to 1, तो 3 to 1 की बेस पे जो प्रोडक्शन प्लान आप बनाएंगे, मसलन देखिए ना, सी सबसे पहले बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, फिर बस जो बना सकेंगे वो ये बनाएंगे। तो इस लिमिटिंग रिसोर्स की बेस पे ये वो प्रोडक्शन प्लान है जिससे हम हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। और फिर अगर क्वेश्चंस में जरूरत हुआ करेगी, रिक्वायर्ड हुआ करेगा, तो फिर हम उसकी बेस पे टोटल कंट्रीब्यूशन और अगर रिक्वायर्ड होगा तो पूरी इनकम स्टेटमेंट भी बना लिया करेंगे। डन? जरा एक नजर रिवाइज करना, जरा देखते स्टेप्स 1 2 3 4 5। बोल दे नंबर 1,
जी मिस्टर हमजा, बात सिंपली ये है कि जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट होगी उसकी बेस पे हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं। ठीक है हमजा, या बात कुछ और? आ जाए नेक्स्ट पेज पे। Bauxite Limited, question number 1 is engaged in the manufacture and sale of 3 products by the name of pentagon, hexagon, octagon. Sorry, yeah. Pentagon, hexagon, and octagon. Following information is available from BL's record for the month of February 12. एक नजर रिक्वायरमेंट होता है बेस्ड ऑन ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। ये क्या दी? वही ऑप्टिमल को ऑप्टिमम कह दिया। प्रोडक्शन मिक्स कंप्यूट क्या? नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जो प्रोडक्शन मिक्स आएगा, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स आएगा, उसकी बेस पे आपने क्या करना? नेट प्रॉफिट निकालना। एक इनकम स्टेटमेंट शॉर्ट है, बाकी नीचे एक लोड लिखा हुआ बाद में पढ़ो, ऊपर आ जाएगा। बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, बाय द नेम ऑफ सेल प्राइस पर यूनिट। एग्जामिनर ने फंसा उसी चीज में लेना है जिस चीज में फंसते हैं, वेरिएंस से। मटेरियल कॉस्ट पर केजी 250 क्या है? लेबर टाइम पर यूनिट मिनट्स 20 घंटे या 20 मिनट। मशीन टाइम पर यूनिट इन आवर्स 4 क्या है? 4 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जहां दिल करे उसकी मर्जी, मिनट्स हो घंटे। नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट केजीज 6, 4, 5 क्या है? ठीक है, मतलब 6, 4, 5 क्या है? फिनिश गुड का जो एक केजी बनेगा उसकी उसका नेट वेट है। ये बातें आ चुकी हैं, कुछ दिन पहले ही आई हैं, इस तरह ना एकदम मायूसी फैला दी। नेक्स्ट वो कहता है यील्ड परसेंटेज। हाँ जी बिल्कुल रिलैक्स होके 90, 95 एंड 92 ये क्या है? परसेंटेज है, ये परसेंटेज 90%, 95%, 92%। मेरी मजबूरी है कि 90% को मैं बोलूं 90/100। 90/100 अगला आप बोले 95/90 बाय 100 बोलना हमारी मजबूरी है। अब ज़हन मिलाएं स्टोरी। क्या पेंटागन के लिए 100 केजी लगा के 90 केजी निकलते हैं परसेंटेजेस में? 100% लगाएंगे तो 90% बाहर निकलेगा। पिछली लाइन में जाएं 6 पे। 6 क्या है? 6 क्या है? 90 है या 100 है? 100 है यार, फिनिश गुड्स है ये। क्या इनपुट केजी ज्यादा होंगे? क्या कोई लॉस नजर आ रहा है? कैलकुलेटर उठा लें। 6 डिवाइडेड बाय 90 क्यों? स्टोरी बनाया जी, बॉक्स सा बनाया था इनमें। ये 6 केजीज बाहर निकल रहे हैं, तो क्या रॉ मटेरियल भी इतना इस्तेमाल होगा? 6 क्या करूं, बोल दे जरा कैंडी। 6/90 इंटू 100 करके हमें पता चल जाएगा कि मटेरियल केजी रिक्वायर्ड कितने हैं, इनपुट केजीज कितने हैं। और क्या इनपुट केजी आपको इनपुट करने पड़ेंगे? ऊपर जाए जरा 250 ढूंढे जरा कहीं। 250 क्या है? क्या पर केजी? तो पर केजी कॉस्ट निकालने के लिए आपको 6 से 250 मल्टीप्लाई करना है, या 6/90 इंटू 100 करके जो क्वांटिटी आएगा उससे 250 करना है। एक वर्किंग और कर दें ऑक्टागन वाली, फॉर एग्जांपल 5 देखें और 92 देखें। कर दें हिम्मत सर। 5 डिवाइड बाय, नहीं मतलब मैं मतलब थर्ड पे चला गया। 5 डिवाइड बाय इंटू 100, ये क्या है? इसका नाम इनपुट क्वांटिटी है। और क्या मैंने हेक्सागन इसलिए छोड़ा कि बहुत मुश्किल है? 4/95 इंटू 100।
ये क्यों कर रहे हैं? सीरियस सवाल है। हमें वो मटेरियल चाहिए जो इस्तेमाल होना है और उसके इस्तेमाल को हमें रेट से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे एस्टिमेटेड डिमांड सर हमारे सामने आ गई 1029,000 यूनिट्स, ठीक है। ईच वर्कर इज पेड मंथली वेजेस of 15,000 and works a total of 200 hours per month। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम पर आवर वेज रेट निकाल सकते हैं, निकालें जरा, ये पंगे अब जरूरी हैं। $15,000 क्या है? रुपीस 200 क्या है? क्या करूं? 15,000 डिवाइड बाय इज इक्वल टू व्हाट इज 75 पर आवर। क्या पर आवर? वेज रेट पर आवर, लेबर वेज रेट पर आवर। आगे चले, BL's total overheads, underline, BL's total overheads are estimated at 20% of the material cost। Let's assume for a sake of discussion, working तो हम बाद में करते हैं, suppose material cost आ जाए 200 रुपए, 200, उसको करेंगे आप 20%, तो ये 40 क्या आया? पूरे वर्ड्स के साथ बताइए। टोटल ओवरहेड्स आ गए, तो टोटल से मुराद फिक्स भी आ गए, वेरिएबल भी आ गए, लेकिन हमें तो लहदा नहीं चाहिए। अगली लाइन पढ़े, फिर गेम आ गई जो बचपन से अब आ रही। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट per month and allocated on the base of each product on the base of machine hour। क्या ये यूनिट्स की बेस पे भी एलोकेट हो जाते हैं? लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, किसका लिंक किससे है? प्लीज सही वर्ड्स बोलो। और 100,000 machine hours are estimated to be available पर machine hour fixed overhead rate बता सकते हैं? पर machine hour fixed overhead rate 5 million। क्या है 5 million? फिक्स्ड ओवरहेड्स, अब मंथली डाटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स एस्टिमेटेड है, कोई फार्मूला आता है जहन में? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड सॉरी डिवाइड बाय, अब प्रोडक्शन भी होती है, अब मशीन आवर्स यहाँ बेस है, तो व्हाट इज 50 पूरा फिक्स्ड ओवरहेड्स पर मशीन आवर। देखिए वर्किंग थोड़ी सी बना, वाई पर मशीन आवर? क्योंकि बेस मशीन आवर। प्लीज काइंडली इस तरह की चीजें सॉर्ट ऑफ रिवीजन के तौर पे लें। आजमडे सर, ये वर्किंग बेटा इंशाल्लाह कल करेंगे। पेज नंबर 37 दोबारा देखें पीछे, जरूर कोशिश करें सर। इन क्वेश्चंस में से जो बड़े बड़े क्वेश्चन है खासतौर पे, वो अगर आज और कल में घंटा आज रखें, घंटा कम से कम कल रखें, 2 घंटे दें, इंडिविजुअली अटेम्प्ट करने की कोशिश करें विदाउट लुकिंग एट द आंसर। ठीक है सर? तो पेज नंबर 37, 38, 39 ये 3-4 जो पेजेस हैं, 6 सवाल हैं। इनमें से बड़े बड़े खासतौर पे मेरा ख्याल 1 है, 3 है, 4 है, कोई एक आध जरूर और होना चाहिए। मैकीएटो कर लें या फिर लास्ट वन बास्केटबॉल कर लें, मैकीएटो कर लीजिएगा, 3-4 जरूर करें। अगर पिछला बाद में देख लीजिएगा, इसके बाद ये पूरा हफ्ता लगाइएगा, मैं इधर ही आगे पीछे रहूंगा। ठीक है, तो इनका टाइम देख रहा। अल्लाह हाफिज़। ये ठीक है, अगर कल किए हमारे मतलब अगर आपने ये कल किया है तो फिर डेफिनेटली इसको ना करें। आप चैप्टर के अंदर देख लें, ओरिएंट था, सॉल्वेंट था, केपी के डेयरीज टाइप थे, इस तरह के बड़े बड़े सवाल, ये अल्टर है एक दफा कम से कम। ठीक है, तो इस सीबीपी को टाइम दें 2 दिन। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह साहब, आपकी दुआएं इसीलिए चल रहा हूँ। जज़ाकल्लाह।